अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। गुज़िश्ता साल 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इहाते से इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों की जानिब से मुल्क भर में एहतजाज किया गया। जलाओ, घेराव और अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया गया। तहरीक इंसाफ के कारकुन लाहौर में कोर कमांडर हाउस समेत दीगर शहरों में फौजी इमारतों के अंदर घुस गए, तोड़ फोड़ की, शहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्त तरीन रियासती क्रैकडाउन शुरू हो गया, जिसके नतीजे में सिर्फ चंद महीनों के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार होकर बिखरती चली गई। और आज 1 साल बाद तहरीक इंसाफ की बागडोर मुतादिद नए चेहरों के हाथों में आ गई है और तहरीक इंसाफ का चेहरा समझे जाने वाले रहनुमा गायब हैं, जबकि अब भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ रियासती क्रैकडाउन का सिलसिला मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ है और तनाव में एक दफ़ा फिर इजाफा हो रहा है। और सूरत हाल ये हो गई है कि फौजी क़यादत ने शर्त रख दी है कि तहरीक इंसाफ 9 मई पर मुआफ़ी मांगेगी तो ही आगे बढ़ेंगे, मगर इमरान खान ने ना सिर्फ मुआफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है बल्कि उल्टा फ़ौज से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया है। मगर आर्मी चीफ ने आज फिर कहा है कि तारीख का सियाबाब रकम करने वालों से ना कोई समझौता हो सकता है और ना डील हो सकती है। जबकि आज 9 मई के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 9 मई रियासत के खिलाफ बगावत थी, मुल्ज़िमान को सज़ा ज़रूर मिलेगी ताकि आइंदा ऐसा वाक़या ना हो। जिन्होंने 9 मई के दिन 2023 में पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ बगावत की, पाकिस्तान के अंदर तकसीम दर तकसीम करने की एक घटिया हरकत की और एक बगावत का एक माहौल पैदा किया, एक मुनज़्ज़म मंसूबा बनाया, लोगों को जत्थों को उकसाया, वो कानून के कटहरे में हर सूरत आएंगे और उनको कानून के मुताबिक सजा करार वाकई सजा मिलेगी ताकि रहती दुनिया तक दोबारा ये कोई इस तरफ सोचने की जुर्रत भी ना कर सके। जबकि ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपने बयान में कहा है कि दुश्मन क़ुव्वतें और उनके सरपरस्त झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडे से डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं और मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कौम की हिमायत से इन तमाम क़ुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। पाक फ़ौज का हर सिपाही और अफसर अपने फ़राइज़ और जिम्मेदारियों को अवलियत देता है। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फ़ौज का हर सिपाही और अफसर रोज़ाना की बुनियाद पर कुर्बानियाँ दे रहा है। बिलाशुबा 9 मई पाकिस्तान की तारीख में सियाह दिन रहेगा। इस दिन शरपसंदों ने शहदा की यादगारों की दानिस्ता बेहुरमती करते हुए रियासत और कौमी इत्तेहाद की अलामतों पर हमला किया। पुरतशद्दुद मज़मूम कार्रवाइयों से पाकिस्तान दुश्मनों को रियासत और कौम का मजाक उड़ाने का मौका दिया गया। अब वही साजिशी अनासिर ढिठाई से बयानियाँ तोड़ मरोड़ कर रियासत को इसमें मुलविस करने की कोशिश कर रहे हैं और यही माइंडसेट वजह है कि तारीख का सियाबाब रकम करने वालों से ना कोई समझौता हो सकता है और ना ही कोई डील हो सकती है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि जो लोग मुजरिमाना अनासिर के मज़मूम सियासी मकासद नहीं समझ सके, उन्हें मनसूबा साजों ने अपनी ख्वाहिशात का ईंधन बनाया। इन बरगलाए हुए अफराद को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पहले से शक का फ़ायदा दिया जा चुका है। ताहम अब उन रहनुमाओं को जवाबदेह ठहराया जाएगा जो खुद को विक्टिम के तौर पर पेश करते हैं। हालांकि इस मुनज़्ज़म वायलेंस में उनके मुलव्विस होने के नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि रोज़ाना की इश्तियाल अंगेजियों पर रद्द अमल ना देने से मुतालिक हमारे सब्र की भी हदें हैं और इसे कमज़ोरी ना समझा जाए। फौजी क़यादत अब रहनुमाओं के हवाले से सख्त तरीन पैगाम दे रही है, जबकि इमरान खान, आरिफ अलवी, असद कैसर और लतीफ़ खोसा के बाद आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने भी मुआफ़ी की बात की और कहा कि अगर आप साबित कर दें कि गुनाह हमारा है तो हम माफ़ी मांगने को तैयार हैं, लेकिन अगर हम साबित कर दें कि गुनाहगार कोई और है तो हमसे माफ़ी कौन मांगेगा। ये आपका काम नहीं है। आप कहते हैं कि आप सियासत में मदाखलत नहीं करते, आप ना करें। आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि माफी मांगने का आपने कहा, अगर आप साबित कर लें कि गुनाह हमारा है, हम माफी मांगने को तैयार हैं। लेकिन अगर हम साबित कर लें कि गुनाहगार कोई और है तो हमसे माफी कौन मांगेगा? आप मेरे मुहाफिज हैं, मुझे बताएं। आप मेरे मुहाफिज हैं, मुझे बताएं कि मुझसे माफी कौन मांगेगा? मेरे गुनाहगार का तयन कौन करेगा? मेरे मुहाफिज, मुझे बताओ। और जहां 9 मई रियासत के लिए स्याह दिन है, तो वहीं तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए भी 9 मई कठिन तरीन दिन साबित हुआ है। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और कारकुनों के खिलाफ सैकड़ों केसेस बनाए गए, मुतादिद रहनुमा और कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए, जिनमें से कई सीनियर रहनुमा अब भी जेलों में है और मुतादिद रहनुमा पार्टी छोड़ने पर रिहा किए गए। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ के सफ़े अव्वल के कई रहनुमा रूपोश हो गए, जिनमें से कुछ अब भी मंजर-ए-आम पर नहीं आए हैं, जबकि इमरान खान के कई देरीना और वफादार समझे जाने वाले पार्टी रहनुमा पार्टी ही छोड़ गए। मुतादिद रहनुमा पार्टी में मौजूद रहे, मुश्किलात बर्दाश्त की, आज भी मौजूद हैं। अली जैदी, असद उमर, परवेज़ खटक, फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, फारूक हबीब और उस्मान बुज़दार समेत मुतादिद रहनुमा या तो जेल से रिहाई हासिल करने के लिए या फिर जेल में जाने से बचने के लिए पार्टी या सियासत से अलग हो गए। और साथ ही इनमें से कुछ रहनुमाओं ने 9 मई की सारी जिम्मेदारी इमरान खान
खान पर डाल दी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या मजम्मती बयान के बाद पाक साफ होकर रियासती जबर से बच गए। मगर सवाल यह है कि 9 मई की नौबत ही क्यों आई, जिससे तहरीक इंसाफ को सियासी लिहाज से नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा और इस्टेब्लिशमेंट जिसका पहले से ही तहरीक इंसाफ से तनाव चल रहा था, उसे तहरीक इंसाफ को क्रश करने का मौका मिला। इस हवाले से तहरीक इंसाफ से रास्ता अलग करने वाले रहनुमा सद उमर ने तस्लीम किया कि जिस तरफ चीज़ें जा रही थीं वो 9 मई को होती हुई नजर आई। जो स्ट्रैटेजी हम इस वक्त फॉलो कर रहे हैं और वो इमरान खान लीडर हैं, उनका सवाबदीद है, वो जो मर्जी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना चाहे करे, मैं उससे एग्री नहीं करता। 9 मई के बाद आप इख्तलाफ कर रहे थे, 9 मई से पहले से। लेकिन जो चीजें हम बात पहले कह रहे थे कि जिस तरफ जा रही हैं चीजें, वो हमें 9 मई को होती हुई नजर आई। चाहे उसके अंदर कंस्पिरेसी वाला एलिमेंट भी शामिल हो, फायदा भी लोगों ने उठाया, मैं वो भी शामिल कर लूं, लेकिन कुछ हो रहा था मुल्क में जो हमें मई 9 होता हुआ नजर आया। डू यू थिंक आप लोगों ने 9 मई को मिसमैनेज किया? आपकी बात सुन के मुझे पहली चीज ये लगती है कि जैसे ये तो होना ही था जी, जो 9 मई को हुआ। हाँ। दीगर रहनुमा भी ये बात कहते नजर आए कि तहरीक इंसाफ में सिर्फ ऐसे लोगों का गलबा था जो लड़ाई की बात करते थे, इमरान खान उन्हीं की बात सुनते थे, बाकी लोग साइडलाइन कर दिए जाते थे, जबकि तहरीक इंसाफ अब भी 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पहले से तयशुदा मंसूबा करार देती रही है, जिसका टारगेट तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना था। उनके मुताबिक आज भी मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारी की खबरें भी सामने आईं। जबकि तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा है कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में 3 पटिशन दायर करने की हिदायत की है, जिनमें से 2 9 मई के हवाले से। इमरान खान साहब ने हमें हुक्म दिया है कि 3 रिट पिटिशंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जमा कराई जाएं। रिट पिटिशन उस सीसीटीवी फुटेज के लॉस की होगी जो कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर 9 मई को जो क्लेम किया जाता है कि अटैक्स हुए थे, तो वो सारी सीसीटीवी फुटेजेस महफूज होनी चाहिए थी। उन सीसीटीवी फुटेजेस को प्रोड्यूस किया जाए बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। सूरत हाल ये है कि हुकूमत और इदारे अदालतों पर सवाल उठा रहे हैं कि 9 मई के मुकदमात मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचे। तहरीक इंसाफ इदारों पर सवाल उठा रही है कि 9 मई असल में साजिश थी। 9 मई के वाक़यात के दौरान सिक्योरिटी कहाँ थी, जिसकी जिम्मेदारी मुसाहिरीन को अस्करी तनसीबात के अंदर जाने से रोकना था। उस वक्त मुल्क के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह थे। इस हवाले से उनसे ही पूछेंगे। राना सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, ज़ाहिर है 9 मई को 1 साल हो गया, बड़ी तकारीब हो रही हैं, वज़ीर आज़म खिताब कर रहे हैं, आर्मी चीफ खिताब कर रहे हैं, हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, इश्तिहार चल रहे हैं। आप उस वक्त वज़ीर दाखिला थे, वफाकी वज़ीर दाखिला। अब तहरीक इंसाफ कहती है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, क्योंकि ना सिक्योरिटी मौजूद थी, कैसे लोग घुस गए, किस तरीके से जलाओ घेराव हो गया, किसी ने उनको रोका क्यों नहीं, कैंट जैसे एरिया में कैसे चले गए। राना साहब, उस वक्त जो हालात वाक़यात हो रहे थे, अब नजर आया कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की पुलिस ने कोशिश की, पेट्रोल बॉम्ब मारे गए उन पर, ये सारे मामलात हो रहे थे। तो आप लोगों ने कैसे नहीं इस बात को एक्सपेक्ट किया, एंटिसिपेट किया कि इमरान खान साहब अगर हाई कोर्ट से गिरफ्तार होंगे, रेंजर्स उन्हें गिरफ्तार करेगी, मनाजिर टीवी पर चलेंगे, तो उनके वर्कर्स का रिएक्शन नहीं आएगा। जब वो फॉल्स फ्लैग कहते हैं तो इस बात को इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये सब चीज़ें, सिक्योरिटी विड्रॉ करना, ये करने दिया गया। देखिए, इस बात को मैं पूरी तरह से तो डिफेंड नहीं करूँगा। मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ी बहुत जो है वो कमी कोताही जो है वो थी, लेकिन मामला ये है कि पीटीआई ये उस वक्त जो हमारी सोच थी या हमारी असेसमेंट थी, हम उसे एक सियासी जमात के तौर पे लेते थे। और जब इमरान खान ने कहा कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो जो है वो हम प्रोटेस्ट करेंगे, और ये भी हमें मालूम था कि वो प्रोटेस्ट करने के लिए जो वो जगह अपने लोगों को बता रहा है कि आर्मी हाउसेस के बाहर जाके आपने प्रोटेस्ट करना है, तो हमारा ये अमूमी ख्याल ये था कि ठीक है, ये प्रोटेस्ट करेंगे, और जैसे प्रोटेस्ट होता है तो वहाँ पे जाके चले, बड़ा चौक है, वहाँ पे जाके बैठ जाएंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद, उसके बाद इनको एंगेज किया जाएगा। एंगेज करने के बाद जो है वो कोई 2 घंटे बाद या 2 दिन बाद या वहाँ से उठ जाएंगे। लेकिन ये असेसमेंट या अंदाज़ा नहीं था कि ये लोग जो है इन्होंने हमला करना है, यानी हमले की, एहतजाज की तो ख़बर थी, लेकिन ये हमला करने का जो मामला इन्होंने किया और अंदर घुसे और वहाँ पे जाके लूट मार और फिर आग लगा दी, इस हद तक अगर पहले से अंदाज़ा होता तो यकीनन इंतज़ामात कुछ और तरह के होते।
अच्छा, मगर क्या अगर सरप्राइज था तो इतना बड़ा सरप्राइज था कि मौके पे सिक्योरिटी फोर्सेस उस तरीके से मौजूद नहीं थी, या उन्हें ऑर्डर दिया गया था कि आपने नहीं एक्ट करना है, कोई ऐसी कैजुअलिटीज ना हो, क्या था उस वक्त? नहीं, देखें, अमूमी तौर पे तो यही एक पॉलिसी होती है कि ऐसा एक्शन ना किया जाए जिससे जो है वो लाशें गिरें, जानी नुकसान हो, और कोशिश की जाए कि आप जो है वो यानी फायरिंग के बग़ैर या इस किस्म के नुकसान के बग़ैर जो है वो कंटेन करने की जो है वो कोशिश करें। तो वहाँ पे यही सूरत थी कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाके वहाँ पे बैठ जाएंगे, बहुत बड़ा चौक है, तो वहाँ पे जाके इनको एंगेज करके तो इनको उठा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा अंदाज़ा नहीं था। अगर ये होता तो पुलिस के या सिविल इंतज़ामिया के रोकने के साथ साथ वहाँ पे ख़ुद भी ऐसे इंतज़ामात वहाँ पे मौजूद थे कि ये लोग जो है ये पास फटक नहीं सकते थे। वहाँ से जो एक गार्ड थी उसको इसीलिए हटाया गया कि कोई इस किस्म का वाक़या ना हो और कोई नुकसान ना हो। तो चलो, अगर ये यहाँ पे आके बैठ जाएंगे, कोई नाराबाजी को थोड़ी देर करेंगे, तो उसके बाद इनको एंगेज करके उठा दिया जाएगा। लेकिन इनका जो प्रोग्राम था कि इन्होंने हमला करना है, इन्होंने अंदर जाके लूट मार करनी है, आग लगानी है, ये इनका वो यानी मनसूबाबंदी थी। मगर राज साहब, जब इसको पीछे देखते हैं तो आपको नहीं लगता कि मनसूबाबंदी आग लगाने की और हमला करने की थी नहीं? कारकुन ज़ाहिर है उस वक्त जज्बात में आ गए, मुश्तिल हो गए, मुश्तिल होकर उन्होंने ये सारा काम कर दिया। मगर ऐसा नहीं है कि लीडरशिप ने कोई प्लान किया हुआ था कि जी आपने आग लगा देनी है, आपने मुश्तिल होकर इमारतों को जला देनी है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर ऐसी मनसूबाबंदी थी नहीं तो फिर उन लोगों को ये पूरी तरह से बावर करवाया जाना चाहिए था। और इनकी जो सीनियर लीडरशिप साथ थी इन लोगों के, यानी ये लोग ऐसे तो नहीं है कि ये कोई मॉब था, इनके एमएनए साथ थे, इनकी सीनियर लीडरशिप साथ थी, वो साथ साथ जा रहे थे, लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, रास्ते में रुक के इंतज़ार कर रहे थे कि जी फलां तरफ से भी लोग आ रहे हैं, उनको भी पहुंचने दें, फिर आगे चलते हैं। तो उनको ये मालूम नहीं था कि हमने लोगों को जो है वो वहाँ पे जाके किस पॉइंट के ऊपर रोकना है और किसी को अंदर दाखिल नहीं होने देना। अगर को अंदर दाखिल हुए थे तो वहाँ पे को नज़र आया कि उसने रोका हो, किसी ने अब लूट मार करने से, आग लगाने से। बल्कि इनके सीनियर लोग जो कि अपने कारकुनों का जो है वो उनको कमांड भी कर रहे थे, उनका कॉन्फिडेंस भी जो है वो उनके पास था, तो वो तो साथ साथ खुद लगे हुए थे। वो खुद कह रहे थे कि जनाब ये इस तरह से करें। वो खुद वहाँ पे ऐसी हरकतों में, आग लगाने में और लूट मार करने में मुलव्वस थे। तो इसलिए जो है ये मनसूबाबंदी इनकी थी। मगर सब कारकुन गिरफ्तार हुए, साथ में लीडरान भी गिरफ्तार हुए। अब मसला ये है कि एक साल पहले जब लीडरों को गिरफ्तार किया जा रहा था तो कहा जा रहा था कि जी बड़े सबूत मौजूद हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, सब साबित किया जाएगा। फिर शहरियार आफरीदी हों, शानदाना गुलजार साहिबा हों, दीगर रहनुमा हों, उन सबको इश्तिहारों में तो डाला हुआ है, उन सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक मोन्टाज दिखाते हैं उसमें भी डाला हुआ है। मगर असल में उनके खिलाफ कुछ साबित तो नहीं हुआ ना, उन्हें फिर एमपीओ के ऑर्डर के तहत ज़बरदस्ती गिरफ्तार रखा गया। सबूत होते तो साबित होते कि जी लीडरशिप ने सब कुछ प्लान किया था। नहीं, सबूत तो उनके जो है वो बिल्कुल उनकी अपनी वीडियोस हैं, उनकी अपनी ऑडियोज़ हैं। ये तो वहाँ पे जो करते थे तो उसको बाकायदा ख़ुद रिकॉर्ड करते रहे हैं, ख़ुद रिकॉर्ड करने के बाद जो है वो आगे भेजते रहे हैं अपने, वो जिस तरह से नंबर बनाने वाली बात होती है। तो वो तो इतना सबूत है कि कोई कत्तन किसी किस्म का कोई अबहाम है ही नहीं कि वहाँ पे जाने वाले, लेके जाने वाले, वहाँ पे आग लगाने वाले, वहाँ पे हमला करने वाले, फायरिंग करने वाले कौन लोग थे। वो तो हर चीज़ जो है वो मौजूद है। लेकिन ट्रायल होगा तो किसी को सज़ा होगी ना। जब ट्रायल ही नहीं हो रहा, ट्रायल ही स्टे हो गया है, तो फिर उसके बाद सज़ा कैसे हो जाएगी किसी को? साहब, अगर जब रियासत फैसला कर ले तो हमने देखा कि इलेक्शन से पहले 3 फैसले एक हफ्ते के अंदर अंदर आ गए थे इमरान खान साहब के खिलाफ, तोशाखाना केस में, इद्दत केस में। मगर इस वाले मामले में नहीं आ रहा है। आज आप कहते हैं कि उसका तो इलेक्शन में हमें ही नुकसान हुआ, इमरान खान को फ़ायदा हो गया। जब रियासत फैसला कर ले तो नीचे की कोर्ट से एक हफ्ते में 3 फैसले आ गए थे।
नहीं, रियासत ने ये फ़ैसला किया था कि क्योंकि ये एक दिफाई अदारे के ऊपर हमला हुआ है, उसकी इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला हुआ है, शुहदा की जो है वो यादगारों की बेहरुमती की गई है, तो उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि इसका ट्रायल जो है वो आर्मी एक्ट के तहत होगा। और अगर इस ट्रायल को होने दिया जाता तो विद इन 30 डेज या 90 डेज जो है ये फ़ैसले हो जाते। जो बेगुनाह थे वो अपने घरों को आते और जो गुनाहगार थे वो सज़ा पाते। लेकिन उसके बाद स्टे हो गया सुप्रीम कोर्ट में। वो पहले तो 6-8 महीने वैसे पड़ा रहा, उसके बाद अब जब उसकी समाअत हुई है तो फिर उनको कहा गया कि जी नहीं, आपने फ़ाइनल जजमेंट नहीं सुनानी, अभी सिर्फ उन केसेस में जो लोग बरी हो रहे हैं या जिनकी सज़ा इतनी बनती है जितनी वो काट चुके हैं तो वो फैसले सुनवा दें। मगर राना साहब, जो सूरत हाल में जो है ये मामला कैसे कंक्लूड होता है? मगर जो मिलिट्री की तहवील में लिया मिलिट्री कोर्ट्स के लिए, उसमें कोई सीनियर रहनुमा तो नहीं था, वो तो सारे वर्कर्स ही थे, नीचे के लोग थे जिन्हें लिया गया। उनमें से कुछ लोग तो अब सजाएं काट के कोई 20 लोग बरी भी हुए ईद से पहले, तो उनमें कोई सीनियर रहनुमा तो नहीं था कि कहा जाए कि जी अगर ये मिलिट्री कोर्ट चलने नहीं दी गई वरना इनको प्रूव हो जाता है इनके खिलाफ। नहीं, अगर मिलिट्री कोर्ट्स में जो है वो ट्रायल आगे बढ़ते तो किसी स्टेज के ऊपर जो है वो मनसूबाबंदी करने वाले भी जो है वो बीच में आ जाते। बाकी मौके के ऊपर लीड करने वाले और मौके के ऊपर एक्ट करने वाले तो सारे शामिल हैं बीच में। मतलब ट्रायल तो चले ना, फैसले नहीं सुनाए गए, ट्रायल तो करने वाले हैं। नहीं, लेकिन बात ये है ना कि वो जब मामला स्टे हो गया, क्योंकि ये हमारा जो जुडिशल सिस्टम है इसका हाल ही ये है, 15-15, 17 साल जो है वो केस चलते रहते हैं और बाद में आगे जो है वो फिर बरी हो जाते हैं। जुडिशल सिस्टम का क्योंकि वज़ीर आज़म भी अदालतों पर डाल रहे हैं, आप भी अदालतों पर डाल रहे हैं, रियासती इदारे भी अदालतों पर डाल रहे हैं, मतलब अदालतें कानून के मुताबिक चलती हैं। अब अगर रियासती इदारे 9 मई के वाक़े को सियासत के लिए इस्तेमाल करें कि मुराद राज साहब की IG साहब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मगर वो पार्टी छोड़ दें, IPP में चले जाएँ तो उनके खिलाफ केस नहीं, और भी दीगर रहनुमा फ़रूख हबीब साहब हों, इमरान इस्माइल साहब हों, अली जैदी साहब हों, तो क्या अदालतें भी फिर इस तरह देखें कि जी अब रियासती इदारों ने मुआफ़ कर दिया तो अब मुराद राज को तो हम नहीं ट्रायल करेंगे मगर इनको ट्रायल करेंगे? जब खुद ही रियासत पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करे, एक सियासी जमात के खिलाफ इस्तेमाल करेगी वाक़े को, तो अदालतें कैसे फैसले दें? नहीं, देखें, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है या किसी भी वाक़े का कोई मुद्दई है तो किसको उसने अलेज करना है, किसको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने चलान करना है, ये तो उनका इस्तेहकाक है ना, उनका प्रोगेटिव है। तो वो जिन लोगों को चलान करके अदालत में भेजें, अदालत जो है वहाँ पे उस ट्रायल को करने के बाद जो है वो उनको सज़ा दे या उनको बरी कर दे। अदालत ये तो नहीं कह सकती कि जी आपने जिस मुलज़म को चलान किया उसके साथ एक और मुलज़म जो था उसको चलान नहीं किया तो लिहाजा इसको भी हम बरी करते हैं, ऐसे तो नहीं होता। मगर ऐसा पर अदालतें ये भी तो देखेंगी ना कि एक आदमी के ऊपर 40-40 FIR हैं, 4-4 शहरों में हैं, वो वहाँ मौजूद नहीं था। शामीम कुरैशी साहब की गालिबन अहलिया अलील थी, वो कराची में थे, मगर उन पर इतने सारे शहरों में मुकदमात हो गए कि ये किस किस्म के मुकदमात बनाए गए हैं। तो ये सियासत के लिए अगर इसको इस्तेमाल नहीं किया गया? नहीं, अदालतें जो हैं अगर वो इस तरह का तसर दे के अपने तौर पे ही जो है वो रिट जुरिस्डिक्शन में जो है वो फैसले फरमाएंगी तो फिर तो जो है वो निज़ाम अदल या जुडिशल सिस्टम जो है वो तो फिर किसी भी मुजरम को जो है वो सज़ा नहीं दे सकेगा। अगर 40 FIR जो है वो किसी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी ने जो है वो काटी हैं या उनमें इन्वेस्टिगेशन करके किसी को चलान किया है तो उनका फ़ैसला तो किसी एक का भी उन्होंने नहीं करना, फ़ैसले तो अदालतों ने करने हैं ना। जब अदालतों में वो जो FIR जो है वो चलान केस आएगा तो अदालतें देख लें, अगर वो नहीं बनते तो सब में बरी कर दें। हाँ साहब, एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या 1 साल पहले हुआ और ज़ाहिर मुल्क की सियासत के आगे बढ़ने के लिए, डेमोक्रेसी के आगे बढ़ने के लिए बड़ी लाजमी है कदम बर्दाश्त ना हो, सारे मामलात ना हो। आज हम खड़े हैं, आज तकारीब करके, इश्तिहार चलाकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1 साल पहले का वाक़या याद दिलाया जा रहा है। जिनको पर करने का इल्ज़ाम है वो अब ये कह रहे हैं कि जी हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमसे माफ़ी मांगी जाए। तो ये मामला हल कैसे होगा? डेमोक्रेसी को अगर आगे चलना है, आज वो रिसीविंग एंड पर हैं, कल आप थे, ये आगे कैसे बढ़ेगा मामला? नहीं, मामला ये है कि सियासी एहतजाज और किसी अदारे पे या दिफाई अदारे पे हमला, ये दोनों जो है मुतज़ाद चीज़ें हैं। अगर आपने सियासत में आगे बढ़ना है तो बिल्कुल आप सियासी जमातों के साथ बैठें, आप डायलॉग करें, आप बातचीत करें। तो अगर आपने रियासत पे या अदारों पे हमला करना है तो फिर ये सियासत तो ना हुई। इमरान खान साहब जो है वो सियासत की जो बुनियाद है डायलॉग,
उसके तो ऊपर तो वो यकीन ही रखते, ना वो किसी सियासी जमात के साथ बैठने को तैयार हैं, ना किसी के साथ बात करने को तैयार हैं। अगर वो अपोजिशन में होते हैं तो वो गवर्नमेंट के साथ बैठने को तैयार नहीं, गवर्नमेंट में हो तो वो अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं। तो आप मुझे बताएं कि ये कौन सी सियासत है और इस तरह से कौन सी सियासत जो है वो हो सकती है? इस तरह से तो फिर महाजराई हो सकती है जो वो कर रहे हैं और पिछले 10 साल से कर रहे हैं। अब जब एक बहुत ही ज़्यादा कन्फ्रंटेशन का माहौल है इदारे के दरमियान, इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और तहरीक इंसाफ के दरमियान, क्या आज भी आप लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं तहरीक इंसाफ के साथ? देखिए, एक सियासी जमात के तौर पे और एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के तौर पे जब हम गवर्नमेंट में हैं तो अपोजिशन जो है पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में तो अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है वो गाड़ी के दो पहिए हैं। ये आपस में मिल के चलें तो गाड़ी जो है वो आगे चलेगी। हम तो बिल्कुल बात करने में यकीन रखते हैं, बात करने को तैयार हैं। जब ऐसे ही हालात थे और 18 के इलेक्शन में इन्हें मुसल्लत कर दिया गया था मुल्क के ऊपर, तो हमने तो उस वक्त भी बावजूद इसके कि उस वक्त हमारा यही बयान था जो इनका बयान है कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, धांधली हुई है, RTS बैठाया गया है, हमारा मैंडेट चुराया गया है, इसके बावजूद हमने ऑफ़र किया था कि जी हम आपके साथ बैठने को और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करने को तैयार हैं। बिलावल भुट्टो ने भी कहा था कि जी आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। तो उन्होंने कहा था कि मैंने तो आपको छोड़ना ही नहीं है, मैंने तो आपको जेलों में डालना है। ये बात दुरुस्त है, उस वक्त भी आप लोग तैयार थे, इमरान खान साहब ने नहीं मुज़ाकरात किए, मगर आज उनकी ये राय है। उस ज़माने में आप कहते थे कि हैं तो ये कठपुतली, मगर हम फिर भी इनसे बात करने को तैयार हैं। वो आपके बारे में कह रहे हैं कि आप लोग कठपुतली हैं, आप लोग कुछ कर ही नहीं सकते, तो आपसे बात करके क्या करूँ, आप लोगों ने तो मैंडेट चोरी किया है, तो मैं बात उन्हीं से करूँगा। उन्हीं के लिए कमेटी बनाई गई थी। देखिए, सियासी जमातों को या पॉलिटिकल सिस्टम में एक तरफ वो कहते हैं कि हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है और एक तरफ वो कहते हैं कि जी हमने उनका मैंडेट चुराया है। ये दोनों कितनी मुतज़ाद बातें हैं। अगर हमने मैंडेट चुराया है तो फिर तो सारा कुछ, सारी ताकत हमारे पास है ना, तो फिर हमारे साथ बात करें ना। हमने मैंडेट चुराया है और अगर हमारे पास है ही कुछ नहीं, हम किसी काबिल ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर हमने मैंडेट कैसे चुरा लिया? फिर तो हम मासूम हुए, बेकसूर हुए, तो फिर हमारे साथ बैठ के मामलात को तय करें, बात करें। साहब, जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है वो उन्हीं से बात करना चाहते हैं, वो तो इस तरह कहते हैं। नहीं, अगर जिन्होंने मैंडेट चोरी किया उनके साथ वो बात करना चाहते हैं और जिन्होंने नहीं चोरी किया उनके साथ वो बात नहीं करना चाहते। आपके लिए चोरी किया है ना, इसलिए वो कहते हैं आपके पास है नहीं कुछ इख्तियार, तो आपसे बात करके क्या करेंगे? नहीं, तो बात ये है कि अगर हमने नहीं किया तो फिर हमारे साथ बैठे वो, हम जो है वो यानी पॉलिटिकल पार्टी। फिर साहब आज बैठ गए वो आपके साथ? भी उनके साथ बैठने की बात जो है वो की थी। देखें शाहजेब, ये बंदा जो है ये बिल्कुल इस हट दर्मी पे और इस फितने और अफरा तफरी के फार्मूले पे 2014 से है, अब 24 आ गया है। ये बतदरीज मुल्क को इस मरहले पे लेके आ गया है और मैं ये बात कहता रहा हूँ कि ये बंदा जो है ये इस मुल्क को किसी हादसे से दो चार कर देगा। और अब इसका राना साहब आज बैठ गए वो आपके साथ, चीज़ जो है वो अब नज़र आ रही है। अगर आज वो बैठ जाएं आपके साथ तो आप ये बताइए आप कैसे उनकी शिकायत को दूर कर सकते हैं? एक तो उनका मैंडेट का मसला है कि जी उन्हें शफाफ तहकीकात चाहिए, दूसरा उनके जो कारकुन गिरफ्तार हैं, खवातीन गिरफ्तार हैं, साथ में इमरान खान साहब के उनके खिलाफ केसेस, वो कहते हैं कि ये सारे के सारे मामला कैसे आप रिजॉल्व कर सकते हैं उनके लिए? ये हम उसी तरह से ये फैसले जो है वो कर सकते हैं जिस तरह से वो करने वाले थे 2018 के इलेक्शन के बाद। जब हमने इनको कहा कि जी हमारा आपने मैंडेट चोरी किया है और हमारे साथ ज़्यादती हुई, तो उन्होंने कहा कि जी देखें इस मुल्क में जुडिशल कमीशन का फैसला जो मामला है वो नहीं चल सका, वो नाकाम हुआ है। जुडिशल कमीशन बना था, उसका जो फैसले हुए वो ना आपने कबूल किए ना हमने कबूल किए। आए पार्लिमानी कमीशन बनाते हैं, पार्लिमानी कमीशन जो बनाएगा वो फैसला जो है वो पार्लियामेंट उसको अप्रूव करेगी, उसके मुताबिक आगे चलेंगे। पार्लिमानी कमीशन बनाया, उसमें अब हमारे मेंबर्स थे, इनके मेंबर्स थे, पहला इजलास हुआ, उसके बाद दोबारा इन्होंने इजलास ही नहीं किया। आए पार्लिमानी कमीशन बनाए, पार्लिमानी कमीशन में बैठ के बताएं कि इनका जो मैंडेट है वो चोरी हुआ है, 1 सीट पे हुआ है या 10 सीटों पे हुआ है या 50 पे हुआ है। जो फैसला पार्लिमानी कमीशन करे उसके मुताबिक जो है वो आगे मामले को आगे बढ़ाया जाए।
बहुत शुक्रिया सनल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। 9 मई को आखिर हुआ क्या था? एक ऐसी शख्सियत जो इमरान खान साहब से मिलती रही, वो इस हवाले से क्या कहते हैं? क्यों 9 मई का वाक़या हुआ? क्या उससे पहले हो रहा था? एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। 9 मई आखिर कैसे हुआ? उस वक्त मुतादिद साफ़ी इमरान खान साहब से मुलाकात कर रहे थे, डायलॉग के हवाले से बात हो रही थी, मगर डायलॉग आगे नहीं बढ़ा। इमरान खान को इलेक्शन मिल रहा था, इलेक्शन भी उन्होंने नहीं लिया। पार्टी के रहनुमा बताते हैं क्या मामला हो रहे थे। सीनियर साहब तज़क्कर मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ बोल रहे हैं। शामी साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। शामी साहब, आप, सुहेल वड़ाई साहब, आप लोगों ने कोशिश की डेडलॉक ख़त्म हो, बात आगे बढ़े, मुज़ाकरात का रास्ता खुले। ऐसा क्या हुआ कि 9 मई हो गया, बात आगे नहीं बढ़ सकी? इमरान खान साहब क्या सोच रहे थे उस वक्त? देखिए, इमरान खान साहब से हम बार बार ये गुजारिश करते थे कि ये जो उनकी मकबूलियत है इसकी हिफाजत करें, इसको वोट की ताकत बनाएं, इसके ज़रिए वोट हासिल करें, इसको ज़ाया न करें। अब ये सड़कों पर ज़ाया न करें, अदारों से उलझने में ज़ाया न करें। और मैं आपको अर्ज़ करूं कि उनके जो बहुत हामी अखबार नवीस थे और एंकर्स थे, वो उनसे मिले थे चंद रोज़ पहले, और उन्होंने उनसे कहा था कि किसी तरीके से भी फ़ौज से तसादुम नहीं होना चाहिए, इससे गुरेज करना चाहिए। तो ये सारी बातें तो उनसे अर्ज़ की जा रही थी, और लेकिन इसके बावजूद मैं वो सुनते थे और एक कान से सुनते थे, दूसरे से उड़ा देते थे। वो समझते थे कि वो उस मुकाम पे फायज हो चुके हैं कि उनके रास्ते में कोई रुकावट खड़ी नहीं हो सकेगी। और इसमें तो कोई शुबा नहीं कि उनकी मकबूलियत में बहुत इजाफा हुआ और उसके मज़ारे भी हमने बार बार देखे, लेकिन वो उसको संभाल नहीं सके, नतीजा खेज़ नहीं बना सके, और एक ऐसी मुश्किल में अपने आप को मुब्तला कर लिया जिससे वो बच सकते थे और आगे बढ़ सकते थे। और अब भी मेरा ख्याल, तो उनसे मुलाकात अब हमारी नहीं है कि वो जेल में हैं और उनसे मुलाकात जो है मुमकिन नहीं है। तो लेकिन बहरहाल अगर होते तो फिर ज़्यादा लेते कि शायद आपको वो रीथिंकिंग कर रहे हों, या हो सकता है कि अपनी बात पर उसी तरीके से डटे हुए हों या अड़े हुए हों। लेकिन आपने देखा जहाँ उनको रीथिंकिंग की ज़रूरत महसूस होती है वो कर लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में उन्होंने रीथिंकिंग कर ली है, उनके साथ उन्होंने हदायत दी हैं कि कोई छेड़छाड़ ना की जाए, उनका एहतराम किया जाए, और उनसे वो तवक्कुआत लगाए हुए हैं। अब वो किस और दूसरे लोगों के बारे में उनके इस वक्त क्या तसव्वुरात हैं, इसे यकीन से कहना कुछ मुश्किल है, लेकिन उनमें ये सलाहियत भी है कि वो रिव्यू कर सकते हैं अपने। मगर शामी साहब, उन्होंने सलाहियत का मुजाहरा किया, बार बार साफ़ियों से बात करते हुए कहा कि मैं डायलॉग करना चाहता हूँ, 3 रुकनी कमेटी भी बनाई, मगर बात आगे बढ़ी नहीं। वो किसी रिलीफ की कोई ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो, ऐसा भी नहीं हुआ, कारकुन भी गिरफ्तार। तो आपको लगता है कि फ्रस्ट्रेशन वहाँ हुई? उन्होंने टेलीग्राफ में आर्टिकल लिखा, उसका फिर 9 मई आ ही रहा था, ISPR की तरफ से जवाब आया, उसका और सख्त जवाब आया और मामला ख़राब हो गया। हम बस अब क्या कहें, मैं वो मुझसे खिंचे, मैं उनसे खिंचा, बस बीच से नाता टूट गया। बुनियादी बात यह है कि वो अपने जो हरीफान सियासत है ना, उनको वो अपने से बहुत कमतर समझते हैं, और वो उसी से मामला कर और उनसे मामला करना नहीं चाहते बराबरी की सतह पर। ये बड़ी मुश्किल है, और जब तक वो इस से बाहर नहीं निकलेंगे उनकी मुश्किलात में कमी नहीं होगी, या फिर उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। जब कोई मंजर बदलेगा तो फिर हालात बदल जाएंगे, लेकिन इस वक्त तो ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। और आज जिस तरीके से हमारी मुसल्लह अफवाज की क़यादत ने हज़ार ख्याल किया है, जिस तरह सियासी लीडर इकट्ठे हुए हैं, जिस तरह असम्बलियों में करारदादें मंजूर हुई हैं, तो उससे तो मालूम होता है कि उनके सारे मुखालिफ जो हैं वो यकजा हैं, एक पेज पर हैं, और उनके ख़िलाफ़ मुत्तहिद हैं, और उनकी मुश्किलात जो हैं उनमें इजाफा करने पर तो बज़िद हैं, कमी करने पर तैयार नहीं है। अच्छा, जो खान साहब की असेसमेंट है कि मकबूलियत और ताकत के बीच इवेंचुअली आखिरकार मकबूलियत जीत जाएगी, पाकिस्तान की हिस्ट्री आपने देखी है, उसको देखते हुए आपको लगता है कि वाकई आखिरकार सियासतदान प्रिवेल कर ही जाता है, देर से नहीं तो जल्दी नहीं तो थोड़ा देर से इमरान खान साहब प्रिवेल कर जाएंगे? देखें, सियासतदान जो है उसमें ये सलाहियत तो होती है कि वो सर्दो गर्म जो है उससे गुजर जाता है, और उसकी कुव्वत बर्दाश्त भी होती है, वो मसाइब झील लेता है।
अब आप देखिए कि लेकिन आप गौर कर लें कि फील्ड मार्शल अयूब खान जो हैं वो किस तरीके से जनाब अपने घर में बैठ गए थे। उनमें तो ये सलाहियत नहीं थी कि वो मैदान में निकल सकते और अपने हामियों को इकट्ठा कर सकते। परवेज़ मुशर्रफ में कुछ दमखम था, लेकिन वो भी फिर दुबई पनाह लेने पर मजबूर हो गए। लेकिन सियासतदान जो हैं वो तो बार बार यानी आते हैं पाकिस्तान में और मसाइब झीलते हैं, और इमरान खान साहब ने ये बात तो साबित की है ना कि वो मसाइब झील सकते हैं और अपने मुखालफों को हैरान कर सकते हैं। और इसमें कोई शुबा नहीं है कि वो उन्होंने एक बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है और अपने बारे में जो सारे तसव्वुरात और तासुरात थे मुखालफों के, उनको उन्होंने हरफ गलत साबित किया है। तो ये तो उनकी सलाहियत है, लेकिन अब ये सलाहियत आजमाने का मौका कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उनका जो नाक़ने तदबीर है उसको भी तो काम में लाना चाहिए ना। सिर्फ तकदीर पर तो भरोसा करके नहीं बैठ जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया अहमद, आपकी गुफ्तगू आपने सुनी। इसके अलावा तहरीक इंसाफ में शेर अफजल मरवत के अलावा भी पार्टी में इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं। क्या मामला है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत को लेकर तनाज़े ने शिद्दत इख्तियार कर ली है और वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि पार्टी अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। कल जब शेर अफजल मरवत अडियाला जेल में इमरान खान से मिलने गए तो उनकी मुलाकात नहीं हो सकी थी और ये खबरें सामने आईं कि इमरान खान ने खुद उनसे मुलाकात के लिए इनकार कर दिया है। और आज तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद ऐलान किया कि इमरान खान की हिदायत है कि सऊदी अरब से मुताल्लिक बयान पर शेर अफजल मरवत को पार्टी की कोर कमेटी और सियासी कमेटी से निकाल दिया जाए और शो कॉज नोटिस जारी किया जाए। किस्मती से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये कहा कि शेर अफजल मरवत साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के मफादात को निहायत ही उम्दा हमारे ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया की हुकूमत के साथ और बिलखसूस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के जो ज़ाती ताल्लुकात हैं वली है जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ, उनको शेर अफजल मरवत साहब ने बेपनाह नुकसान पहुंचाया। अपनी मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स देके वजीर आजम इमरान खान साहब ने बराह रास्त हुक्म जारी किया है कि शेर अफजल मरवत साहब को कोर कमेटी से और पॉलिटिकल कमेटी से फिलफौर अलहदा किया जाए। वजीर आजम इमरान खान साहब ने ये भी डायरेक्शन और अहकामात जारी किए हैं कि शेर अफजल मरवत साहब को फिलफौर एक शो कॉज नोटिस दिया जाए और उनसे उनकी जवाब तलबी इमीडिएटली ली जाए। इस पेशरफ्त के बाद ये खबर सामने आई है कि एहतजाजन पीटीआई के मजीद 2 रहनुमाओं ने पार्टी की सियासी और कोर कमेटी छोड़ दी है। और कल जब शेर अफजल मरवत की जेल में इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकी थी तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया था कि जेल इंतजामिया शिबली फराज और उमर अयूब के ताउन से मुलाकात नहीं होने दी गई। मौजूदा पार्टी क़यादत के साथ मैं काम नहीं करूँगा। इसके अलावा आज साबिक सदर आरिफ अलवी ने भी जेल में इमरान खान से मुलाकात की और उमर अयूब ने कहा है कि इमरान खान ने उन्हें अहम जिम्मेदारी दी है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ को कवर करने वाले सहाफ़ी हैदर शराजी हमारे साथ मौजूद है। शराजी, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हैदर, क्या हो रहा है एग्जैक्टली? शेर अफजल मरवत साहब ये तो बार बार कह रहे थे मेरे खिलाफ सियासत हो रही है, मेरे खिलाफ सियासत हो रही है। उमर अयूब साहब पर इल्ज़ाम लगाया उन्होंने, शिबली साहब पर इल्ज़ाम लगाया, मगर वो ये भी कहते थे कि इमरान खान ने मुझे कहा है कि तुम खड़े रहो और आगे देखो। मगर ये तो इमरान खान साहब की मर्जी से हुआ जो हुआ। देखिए, बानी पीटीआई ने मुतअद्दिद मरतबा सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू करते हुए और एक मरतबा हमारे साथ जब अडियाला जेल में बात की तो शेर अफजल मरवत के बारे में कहा था कि वो पीएसी के चेयरमैन नहीं होंगे। उसके बाद हमने देखा कि उनकी तब्दीली के लिए कोशिशें शुरू हो गई और उनको सियासी कमेटी के ज़रिए पीएसी के चेयरमैनशिप से हटा दिया गया, जिसके बाद उनके बयानात को लेकर कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई ने उन्हें अब सियासी कमेटी और कोर कमेटी से अलहदा कर दिया है। ये सिर्फ शेर अफजल मरवत अकेले का मामला नहीं है, पीटीआई के अंदर जो तकसीम है, जो ग्रुपिंग है, उसको भी ये वाजे करता है। और शेर अफजल मरवत खुलकर सामने आए हैं, उन्होंने शिबली फराज और उमर अयूब का अब नाम ले लिया है। लेकिन याद रहे कि सिर्फ ये नहीं है, आज़म सवाती, सालार काकड़ और मुतअद्दिद रहनुमा हैं जिन्होंने सियासी कमेटी, कोर कमेटी से ख़ुद को अलग किया और कहा कि इसकी कोई हैसियत नहीं है, बानी पीटीआई के फैसले नहीं माने जा रहे। सिर्फ इसके अलावा अगर
आगे बढ़ें तो अब चूंकि शेर अफजल मरवत के हवाले से चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं, वो खुद स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन इससे हटकर भी हमें ये देखना होगा कि बानी पीटीआई के जो फैसले होते हैं वो बाहर क्या मुकम्मल तौर पर आते हैं या नहीं। पीटीआई के मुतअद्दिद रहनुमा सियासी कमेटी बशमूल चेयरमैन जो बैरिस्टर गोहर हैं उनके हवाले से ये मुतअद्दिद मरतबा कह चुके हैं कि बैरिस्टर गोहर को जो बानी पीटीआई पैगाम देते हैं वो शिबली फराज और उमर अयूब से फिल्टर होने के बाद कोर कमेटी या सियासी कमेटी के सामने रखा जाता है। अब इस दौरान बैरिस्टर गोहर तो दरमियान में हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक तरफ उमर अयूब शिबली फराज हैं, दूसरी जानिब हमें मुतअद्दिद रहनुमा हैं, शानदाना गुलजार हैं जो कि ये कोर कमेटी या सियासी कमेटी में रहना पसंद नहीं करती। उनकी जानिब से ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि ये बताया गया है कि चूंकि बानी पीटीआई जिस वक्त रहा होंगे तो उसके बाद ही वो उनसे ही बात करेंगे। ऐसे फैसले ये तो हो सकता है कि इमरान खान साहब को बात सही ना बताई जा रही हो जिसकी वजह से उनके अहकामात ऐसे आ रहे हों। ये कैसे हो सकता है कि वो हुक्म कुछ और दे रहे हों और बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज और उमर अयूब उस हुक्म को बदल देते हो। अगली मुलाकात में उन्हें पता चल जाएगा कि जी हुक्म मैंने ये दिया था, हुआ ये है। क्योंकि शेर अफजल मरवत वाली बात कल उन्होंने जवाब नहीं दिया सहाफ़ियों को एग्जैक्टली, जब उनसे सवाल किया गया, इसका मतलब उनकी मर्जी से हुआ है जो भी हुआ है। देखिए, ये बानी पीटीआई से जो मुलाकातें होती हैं वो बहुत महदूद होती हैं और किसको कब मिलने देना है इसका अंदाज़ा इससे लगा लें कि आज़म सवाती को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाने से मुताल्लिक एक आज़म सवाती, दूसरा डॉक्टर ज़रका सहरवर्दी थी, उनकी बात हुई कि ख़वातीन जो हैं वो 9 मई के बाद से मुश्किल में रहीं, तो अगर डॉक्टर ज़रका को लगाया जाए तो वो ख़वातीन की अपोजिशन सेनेट में नुमाइंदगी कर सकती हैं। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि आज़म सवाती को इमरान खान से ऐन वक्त पे मिलने नहीं दिया गया, उनकी जगह एक वकील इमरान खान से मुलाकात करने चले गए। तो मुलाकात भी एक मखसूस वक्त के लिए कुछ लोगों को नहीं करने दी जाती। और गुज़िश्ता रोज़ हमने ये बताया था कि शेर अफजल को हटाने के लिए ये सऊदी अरब का हवाला दिया जा रहा है। हमने सोर्स से ये बात की थी, लेकिन आज उमर अयूब ने भी कन्फर्म किया है कि यही मामला है कि सऊदी हुकाम नाराज़ होंगे। इसके अलावा आरिफ अलवी की जो आपने बात की है, आरिफ अलवी के हवाले से हमारे सोर्सेज ने यह बताया है कि चूँकि आइनी पोजीशन पर वो मौजूद थे तो उस वक्त वो कोई ऐसी मुलाकातों के लिए, कुछ आगे मुज़ाकरात के लिए उस अंदाज से खुलकर काम नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वो मुज़ाकरात के लिए चंद अदारों के साथ भी, मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ भी अपना किरदार अदा करेंगे। इसके अलावा दूसरा कि पंजाब में वकला कन्वेंशन हैं, उनसे आरिफ अलवी शिरकत करते हुए उसके बाद आगे बढ़ेंगे और सबसे अहम जो होगा वो मुज़ाकरात के तनाज़र में है कि आरिफ अलवी अपना किरदार अदा करेंगे। जी शुक्रिया, तफसीलात बता रहे थे। आज प्रोग्राम में इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।